तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा, वैंगलिन जेमिनी को फॉलो करने के लिए मान गया था और वो पर्पल यांग सेक्ट में आकर कल्टीवेशन कर रहा था और ऐसे ही उसे 1 ईयर का टाइम बीत गया था। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हम पर्पल यांग सेक्ट से 2 लोगों को आसमान से नीचे आते हुए देखते हैं और ये दोनों वैंगलिन और लियू जिनब्याओ थे। पिछले 1 साल से वैंगलिन अपने होम टाउन के ऑरा में शांति से कल्टीवेट कर रहा था, यानी कि जो बीस्ट फार्म रेल्म है वहां से केव वर्ल्ड कनेक्टेड है। वहां से इस टाइम में उसकी वुड एसेंस पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी और वो एक ट्रू बॉडी बनने के बहुत क्लोज थी। उसकी थंडर एसेंस पहले ही डोंगलिन सेक्ट में बाकी स्पेशल एसेंसेस के साथ फ्यूज होकर कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए अब उसे और किसी स्पेशल एसेंस की जरूरत नहीं थी। और अब बारी थी उसकी 5 एलिमेंट एसेंस ट्रू बॉडी की। इसमें सिर्फ उसकी मेटल एसेंस अभी वीक थी। वैंगलिन समझ जाता है कि अगर उसे बस एक और स्वॉर्ड फ्रैगमेंट मिल जाए तो उसकी मेटल एसेंस भी अपनी पीक पावर पर पहुंच जाएगी और जैसे ही ये कंप्लीट होगी उसकी 5 एलिमेंट एसेंसेस आपस में फ्यूज हो जाएंगी, जिसके लिए ट्रू बॉडी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होने पर वैंगलिन का पावर लेवल मिड स्टेज वॉइड ट्रिब्युलेंट से बढ़कर लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्युलेंट हो जाएगा और वो एक गोल्डन एक्साल्ट बन जाएगा। अपनी इथेरियल एसेंसेस के बारे में सोचते हुए वैंगलिन को याद आता है कि डोंगलिन सेक्ट में ट्रू एंड फॉल्स, लाइफ एंड डेथ और कर्मा के बाद उसने अपनी 4th इथेरियल एसेंस यानी रीइंकार्नेशन को भी थोड़ा समझ लिया था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे उसने किसी नई पावर का दरवाजा खोलकर एक सीड हासिल कर लिया हो, जिसे पूरी तरह मास्टर करने के लिए उसे बार बार समझना होगा। बर्फीली हवा के बीच आगे बढ़ते हुए वैंगलिन सोचता है, गोल्डन एक्साल्ट बनना आसान है लेकिन इथेरियल एसेंसेस को समझना सबसे हार्ड पार्ट है। इंपीरियल सिटी में सेलेस्टियल एंसेस्टर का बेस है, शायद मुझे वहां उनकी स्वॉर्ड का ऑरा मिल जाए। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इंपीरियल सिटी तक का सफर बहुत लंबा था। नॉर्मल कल्टीवेटर्स बिना स्पेशल एरेस के इसे जल्दी पार नहीं कर सकते थे, लेकिन वैंगलिन सीधा स्पेशल बेंडिंग का यूज करता है और लियू जिनब्याओ और एक सी ड्रैगन के साथ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को पीछे छोड़ देता है। उनके पीछे पर्पल यांग सेक्ट पर गुया अपनी 2 छोटी लड़कियों वावा और हानहान के साथ खड़े थे और उन्हें उदासी से जाते हुए देखते हैं। वावा सैड टोन में पूछती है, क्या वो वापस आएगा? तभी हानहान भी शांति से आसमान को देखते हुए बोलती है, क्या हम उसे फिर कभी देख पाएंगे? गुया एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ हो सकता है, मैंने उसे पहले ही एक जेट दे दिया था। अगर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उसे थोड़ा सा भी डेंजर फील होता है तो तुम दोनों को इंस्टेंटली पता चल जाएगा। यही हमारा प्रॉमिस था और ऐसी कंडीशन में ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनी को उसकी हेल्प के लिए जाना होगा। ये सुनकर वावा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, हाँ ये बात तो पक्की है, क्योंकि छोटे वैंगलिन ने हमें चुना है, इसलिए हम किसी को भी उसे बुली नहीं करने देंगे। और दोनों लड़कियां सीरियस होकर हाँ में सिर हिलाती हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट पूरे सेलेस्टियल क्लैन का मेन सेंटर था और ये जगह अनलिमिटेड सेलेस्टियल एनर्जी से भरी हुई थी। इसके बिल्कुल सेंटर में इंपीरियल सिटी थी, जो इतनी बड़ी थी कि किसी अलग कॉन्टिनेंट जैसी लगती थी। इसे सेलेस्टियल क्लैन की नंबर 1 और एंसेस्ट्रल सिटी माना जाता था। हर जनरेशन का सेलेस्टियल एम्परर इस सेक्ट को रूल करता था और उन्हें इसकी लॉयल्टी मिलती थी, जिसके बाद वो ग्रैंड एम्पीरियन 8 एक्सट्रीम का टाइटल लेकर इसका नाम बदल सकते थे। करंट सेलेस्टियल एम्परर लियान दाओजेन ने इस मिस्टीरियस सेक्ट का नाम बदलकर डाओ सेक्ट रख दिया था। इस डाओ सेक्ट का प्रेजेंट मास्टर और इंपीरियल टीचर शैंग दाओजुआन था। शैंग दाओजुआन का कल्टीवेशन इतना मिस्टीरियस और पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अकेला ही एंशिएंट क्लैन के 3 इंपीरियल टीचर्स को रोक सकता था। डाओ सेक्ट की असली लोकेशन किसी को नहीं पता थी। लोग बस गेस करते थे कि ये किसी सीक्रेट स्पेशियल रिफ्ट, वॉइड या जमीन के बहुत अंदर छुपा हो सकता है। ये एंसेस्ट्रल सिटी 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड थी, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। इसके बिल्कुल सेंटर में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जो कि इंपीरियल पैलेस था। उन 4 साइड के एरियाज पर 4 सबसे पावरफुल फैमिलीज का कंट्रोल था, ली मैंशन, लो मैंशन, शैन मैंशन और मेंग मैंशन। और इन सब के अलावा एक और अल्टीमेट पावर थी जो सीधे इंपीरियल पावर को टक्कर देती थी, वो था माउंट एम्परर। ये माउंटेन वेस्टर्न और ईस्टर्न सिटीज के बीच में था और इस पर बैठा एक इंसान, ग्रैंड एम्पीरियन ज्यू डाई, पूरी एंसेस्ट्रल सिटी और पैलेस को दबा कर रखता था। बहुत से लोग सोचते थे कि डाओ सेक्ट को बनाया ही इसलिए गया था ताकि माउंट एम्परर को कंट्रोल किया जा सके। ये सब हिडन इंटरनल पावर स्ट्रक्चर सिर्फ ग्रैंड एम्पीरियंस ही देख सकते थे, लेकिन ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई ने सोल फ्यूजन स्पेल का यूज करके अपनी सारी मेमोरीज वैंगलिन को दे दी थी, जिससे उसे ये सब पता था। सेलेस्टियल क्लैन के 5 कॉन्टिनेंट्स टोटल 72 छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड थे, जहां वेदर अलग थे। इसलिए ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की ठंडी हवा और बर्फ को सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। आज एंसेस्ट्रल सिटी में पहली बर्फ गिर रही थी, जिसने पूरी सिटी को कवर कर लिया था। इस सिटी का प्रेशर और एनर्जी इतना हैवी था कि कोई भी आम इंसान यहाँ जिंदा नहीं रह सकता था। और तभी एंसेस्ट्रल सिटी के ईस्टर्न गेट के बाहर तेज बर्फीली हवा के बीच एक कोट पहने हुए फिगर धीरे धीरे सामने आता है। उसने अपने फेस को एक हुड से कवर किया हुआ था, पर वो एक जवान लड़का लग रहा था। कितनी भी हैवी स्नो हो, पर वो उसके एंशिएंट ऑरा को छुपा नहीं पा रही थी। गेट से कुछ दूर आकर वो रुक जाता है और दूर सिटी की तरफ देखता हुआ वैंगलिन शांति से देखते हुए बोलता है, सेलेस्टियल एम्परर, मैं आ रहा हूँ। वो अपना सर नीचे झुकाता है और आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ये सेलेस्टियल क्लैन में उसका फाइनल बैटल होगा। वो बस ये देखना चाहता था कि क्या उस मैडमैन को वो अभी भी याद है या नहीं, ताकि उसके दिल में कोई रिग्रेट ना बचे।
वैसे तो वैंगलिन को एंसेस्ट्रल सिटी आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बिना किसी रिग्रेट के लाइफ जीने के लिए उसे यहाँ आना ही था। अपनी पूरी अकेलेपन वाली लाइफ में उसने अपने कुछ दोस्तों और लव्ड वंस की बहुत रिस्पेक्ट की थी। मैडमैन ने पास्ट में उसकी बहुत हेल्प की थी, इसलिए ड्रीम डाउ में टाइम स्पेंड करने के बाद वो उससे बिना मिले वापस नहीं जाना चाहता था। तेज हवा और बर्फ को चीरते हुए वैंगलिन ईस्टर्न गेट के बाहर पहुंच जाता है। इस बड़ी सिटी के सामने वो एक चींटी जैसा लग रहा था। एंसेस्ट्रल सिटी के गेट पर कोई गार्ड नहीं थे। यहाँ 2 ग्रैंड एम्पीरियंस और मिस्टीरियस डाउ सेक्ट था, इसलिए यहाँ जुआन लो आने से डरता था। लेकिन शाम के टाइम बर्फ के बीच वैंगलिन बिना डरे सीधा ईस्टर्न गेट से अंदर एंसेस्ट्रल सिटी में अपना कदम रख देता है और तभी सिटी के अंदर आते ही उस पर एक डेडली सेलेस्टियल प्रेशर अटैक कर देता है। ये प्रेशर किसी भी आम इंसान की बॉडी को तोड़ने के लिए काफी था और बाकी कल्टीवेटर्स भी इसे मुश्किल से झेल सकते थे, लेकिन इस सेलेस्टियल प्रेशर का वैंगलिन पर कोई असर नहीं होता है। वो सिटी की रोड्स पर चलते हुए देखता है कि बाकी लोग यहाँ स्काई में उड़ने के बजाय आम लोगों की तरह ही चल रहे हैं और तभी वैंगलिन की आंखों में कोल्ड आईज नजर आती हैं और वो बोलता है, एंसेस्ट्रल सिटी में सभी बड़े ड्रैगन्स और टाइगर्स को दब कर रहना पड़ता है और पावरफुल एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स को भी रूल्स मानने पड़ते हैं। तो क्या सच में ऐसा है? फिर वैंगलिन गुस्से में कहता है, लेकिन मेरे लिए कोई रूल्स नहीं है। ईस्टर्न सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी और नॉर्मल दिखने वाली मैंशन थी जो दूर से किसी डेंजरस बीस्ट की तरह लग रही थी। इस मैंशन के बाहर कंप्लीटली शांति थी और कोई इंसान आसपास नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जगह ईस्टर्न सिटी में एक फॉरबिडन लैंड की तरह थी और लोग इस जगह से दूर से ही निकल जाते थे। और तभी वहां तेज हवा चलने लगती है और ग्राउंड पर बर्फ की एक मोटी लेयर जम जाती है। उस बर्फ पर पड़ने वाली सिल्वर लाइट मैंशन के गेट पर एक पावरफुल प्रेशर क्रिएट कर रही थी। गेट के बाहर 2 स्टोन लायंस थे जिनकी आईज बंद थी, लेकिन उनकी बॉडी से एक बहुत ही फियर्स ऑरा निकल रहा था और गेट के ऊपर एक ग्रीन फ्रेम पर गोल्डन वर्ड्स में लिखा था, ली मैंशन। मैंशन के लॉन्ग हॉल के बाद एक ग्रीन स्टोन चेंबर था जो स्नो में सिल्वर लग रहा था और तभी जैसे ही वैंगलिन ईस्टर्न सिटी में एंटर करता है, उस चेंबर के अंदर एक बो की बज करने की साउंड आती है। चेंबर में एक ओल्ड मैन बैठा था जिसके सामने एक पर्पल वुडन शेल्फ रखा था। वो शेल्फ अजीब था, जैसे उसमें कोई बो मिसिंग हो रहा हो और तभी शेल्फ से बज आती है और एक बो की शैडो अपीयर होती है। ओल्ड मैन अपनी कोल्ड आईज ओपन करता है जिसमें एक शॉकिंग एरो ऑरा था। वो हैरान होकर सोचता है कि एंसेस्टर का बो पास ही है और फिर वो शेल्फ पर अपना हैंड वेव करता है जिससे एक पर्पल लाइट एरो में बदलकर बाहर फ्लाई कर जाती है। ओल्ड मैन चिल्लाता है, लियुन, लीशान, इस एरो का चेस करो और एंसेस्टर के बो का ऑरा फाइंड करो। और तभी वहां से 2 फिगर्स स्मोक की तरह उस पर्पल एरो के पीछे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वैंगलिन स्नो और विंड के बीच सिटी में चल रहा था। ये सिटी बहुत बड़ी थी जहां पावरफुल सेलेस्टियल एनर्जी निकल रही थी। नाइट आते ही वो एक इन में रुक जाता है और एक रूम ले लेता है। उसका रूम छोटा था लेकिन वहां की एनर्जी बहुत डेंस थी। इस वक्त लियू जिनब्याओ वैंगलिन के पास इधर उधर देख रहा था। उसके शोल्डर पर सी ड्रैगन एक फिंगर के साइज का होकर लेजी लग रहा था। रात में स्नोफॉल कम हो जाती है। लियू जिनब्याओ विंडो से दूर ब्राइट लाइट और म्यूजिक सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो वैंगलिन को बोलता है कि वहां ब्यूटी जरूरी होंगी और एक्सयू लिगुआ वहीं होगा। लियू जिनब्याओ आगे कहता है, मास्टर मैं जाकर देखता हूँ। वैंगलिन थोड़ा सोचता है और हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद लियू जिनब्याओ सी ड्रैगन को लेकर वहां से निकल जाता है। वैंगलिन अकेले वाइन पीते हुए स्नो को देखता है और लियान दाओफेई के बारे में सोचता है। जब वाइन का जग खाली हो जाता है तो वो एक कोट पहनकर नाइट की स्ट्रीट्स पर निकलने लगता है। धीरे धीरे स्ट्रीट्स शांत हो जाती हैं और आखिर में वैंगलिन रुकता है और तभी वो शांति से बोलता है, तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज से एक प्रेशर निकलता है जिससे विंड और स्नो फ्रीज हो जाते हैं। वैंगलिन के पीछे स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक फिगर अपीयर हो जाता है। उसके क्लियर होने से पहले ही एक पर्पल एरो वैंगलिन पर अटैक कर देता है। वो फिगर एक बो निकालता है और एक और एरो शूट कर देता है। वैंगलिन सोचता है, ली फैमिली? उसने अपना हुड पहना था। वो बस पीछे घूमता है और अपने राइट हैंड से पॉइंट कर देता है और तभी वो दोनों एरो तुरंत ब्रेक होकर डिसअपियर हो जाते हैं। उस शख्स की आंखें शॉक से ओपन रह जाती हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गोल्डन एक्साल्ट लेवल का अटैक इतनी आराम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके पूरे बॉडी में फियर भर जाता है। वो डर के मारे ब्लड स्पिट करता है और ब्लड एस्केप यूज करके रेड शैडो बनकर दूर भाग जाता है। वैंगलिन उसे चेज नहीं करता क्योंकि उसकी ली फैमिली से कोई हेट नहीं थी। वो समझ जाता है कि उन्होंने उसकी बॉडी में बो को सेंस कर लिया है पर उसकी आइडेंटिटी नहीं जानता। वैंगलिन शांति से बोलता है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये आवाज उस भागते हुए शैडो के कानों में थंडर की तरह हिट करती है जिसकी वजह से वो ब्लड स्पिट करता है और इंजोर हो जाता है। वो डरकर सोचता है कि वैंगलिन एक एम्पीरियन एक्सॉल्ट है और अब ली फैमिली पर बड़ा डिजास्टर आने वाला है क्योंकि ली शान उसके कंपेनियन को पकड़ने गया था। वैंगलिन आगे बढ़ता है और एक लाइट से कवर्ड पैलेस दिखता है। उसकी कोल्ड आईज पैलेस को पेनिट्रेट करती हैं और उसे अंदर एक रेड कपड़ों में प्राउड मैन दिखता है। ये एक्सू लिगुओ था जिसके पीछे 3rd स्टेप गार्ड्स खड़े थे। वैंगलिन उसके ऊपर की सील को सेंस कर लेता है और स्माइल करता है। वो अंदर जाने ही वाला था कि तभी वो दूर देखता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है। वो सोचता है, ली मैंशन, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और तभी वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। दूसरी तरफ पैलेस के अंदर एक्सू लिगुओ गुस्से में अपना वाइन कप ब्रेक कर देता है। वो चिल्लाता है, तुम अपनी ग्रैंडपा एक्सू को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे तुम्हारी
तुम्हारी 1000 years old वाइन चाहिए। उसके फेस पर गुस्सा था, पर उसे पता नहीं था कि कोई उसको देख रहा था। ईस्टर्न सिटी के स्काई में एक बड़ा सी ड्रैगन तेजी से फ्लाई कर रहा था। वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ फेटल प्रेशर था। सी ड्रैगन की बॉडी स्कार से कवर थी और उसके एब्डोमेन में एक ब्लैक एरो स्टक था। इस एरो से ब्लैक गैस निकल रही थी जो उसकी लाइफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उसकी बैक पर लियू जिन ब्याओ था जिसकी हालत बहुत खराब। अगर सी ड्रैगन उस एरो को ब्लॉक नहीं करता तो लियू जिन ब्याओ मर जाता। लियू जिन ब्याओ गुस्से में चिल्लाता है, मेरा मास्टर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उनके पीछे एक ब्लैक फिगर नाइट में तेजी से चेस कर रहा था। वो फिगर एक बो निकालता है और सेलेस्टियल एनर्जी से कंडेंस्ड एक और एरो शूट कर देता है। 10 ब्रेथ्स के अंदर ही वो एक और कोल्ड किलिंग इंटेंट वाला एरो शूट करता है। एरो पास आता देखकर लियू जिन ब्याओ अपनी फुल पावर यूज करता है और सी ड्रैगन भी वाटर की पावर निकालता है। पीछे आने वाला इंसान स्माइल करता है क्योंकि इस एरो से सी ड्रैगन मर जाएगा और छोटा कल्टीवेटर इंजोर हो जाएगा। लेकिन तभी उसके फेस से स्माइल डिसअपीयर हो जाती है और उसमें डर भर जाता है। एरो हिट होने से पहले ही वहां कोट और हुड में वैंगलिन अपीयर हो जाता है। वो बस अपना सर उठाता है और उसकी आंखों की गोल्डन लाइट उस एरो को ब्रेक कर देती है। छुपे हुए फिगर का माइंड ट्रेम्बल करता है और वो बाहर आ जाता है। वैंगलिन की गेज देखकर उसे लगता है जैसे काउंटलेस सोर्ड्स उस पर अटैक कर रही हैं। वो डर के मारे कोमा में चला जाता है और स्नो पर गिर जाता है। लियू जिन ब्याओ खुश होकर बोलता है, मास्टर आप आ गए, ये मुझे मारने वाले थे और सी ड्रैगन भी इंज्योर हो गया है। वैंगलिन सी ड्रैगन पर अपना हैंड रखता है जिससे ब्लैक गैस खत्म हो जाती है और वुंड रिकवर हो जाता है। वैंगलिन उस ब्लैक एरो को पकड़कर क्रश कर देता है और लाउडली बोलता है, ली मैंशन थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। ये सुनकर लियू जिनब्याओ रोते हुए चेहरे के साथ बोलता है, ली मैंशन मास्टर क्या आप इसका सच जानते हैं? और वो मन में बोलता है, कहीं मेरे पुराने के पकड़े जाने की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। वैंगलिन एकदम काम दिखता है और बोलता है, चलो मेरे पीछे ली मैंशन तक आओ। वो उस मोशनलेस फिगर की तरफ एक बार देखता तक नहीं है। जैसे ही वो उसके पास से गुजरता है, बिना कुछ किए ही उस पर्सन की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। उसका फेस रिवील होता है जो एक मिडिल एज्ड मैन था और पूरी तरह बेहोश हो चुका था। तभी वैंगलिन अपनी डिवाइन सेंस उस पर्सन के हेड पर फोकस करता है और सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपनी स्लीव वेव करता है। वो सी ड्रैगन, लियू जिन ब्याओ और उस अनकॉन्शियस मैन के साथ वहां से डिसअपियर हो जाता है। जब वो रीअपियर होते हैं तो वो एक शांत मैंशन के बाहर खड़े होते हैं जहां ली मैंशन लिखा था। वैंगलिन बोलता है, जाओ गेट नॉक करो और उनके मास्टर से कहो कि आकर मुझसे मिले। लियू जिन ब्याओ पूरे जोश में आते हुए बोलता है, ठीक है। उसे ऐसी नौटंकी करना पसंद था। वो अपनी स्लीव्स फोल्ड करके गेट की तरफ बढ़ता है। वहां 2 स्टोन लाइंस रखे थे जो एकदम बेजान लग रहे थे। लियू जिनब्याओ बिल्कुल उस पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था जो 1 साल पहले यहाँ आया था। गेट के सामने पहुंचकर वो अपना पैर उठाता है और एक जोरदार किक मारता है। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, मेरे मास्टर यहाँ है, जल्दी बाहर आओ और उन्हें ग्रीट करो। पिछली बार जब अक्सू लिगुआ ने किक मारी थी तो गेट हिला तक नहीं था, लेकिन इस बार लियू जिनब्याओ की किक से गेट रंबल करते हुए खुल जाता है। ये देखकर लियू जिनब्याओ डर जाता है और तेजी से पीछे हटता है। उसे लगता है कि उसकी किक इतनी पावरफुल नहीं थी, शायद ये गेट ही बहुत वीक है। वैंगलिन बिना किसी एक्सप्रेशन के खुला गेट देखता है और बोलता है, क्योंकि तुम्हारा मास्टर बाहर नहीं आएगा तो मैं बिना इनवाइट के ही एंटर करूं। वैंगलिन उस अनकॉन्शियस मैन को अंदर फेंक देता है और शांति से आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उन स्टोन लायंस के पास से गुजरता है, वो अचानक जिंदा होकर रोर करने लगते हैं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे एरिया का शोर शांत हो जाता है। उन लायंस में से 2 जायंट शैडोज निकलती हैं जो हजारों फीट लंबी थी और वैंगलिन पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन वैंगलिन उन्हें इग्नोर करके चलता रहता है। जैसे ही वो लायंस उसके 10 फीट के रेंज में आते हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं और एक पावरफुल विंड से टकराकर धुएं की तरह बिखर जाते हैं। तभी उन स्टोन लायंस पर क्रैक्स आते हैं और वो शैटर हो जाते हैं। लियू जिनब्याओ और सी ड्रैगन ये देखकर एक्साइटमेंट और डर से भर जाते हैं कि उनके मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। जैसे ही वैंगलिन मैंशन के अंदर पहला कदम रखता है, हर तरफ से हाउलिंग साउंड्स आने लगती हैं। बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं और अपने बोस को पूरा खींचकर एरोज शूट कर देते हैं। सैकड़ों एरोज मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे रेड लाइट और खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रही थी। वैंगलिन बिना रुके अपना राइट हैंड वेव करता है और एक जायंट पाम प्रिंट बनाता है। ये पाम एरो फॉर्मेशन से कोलाइड करता है और एक जोरदार धमाके के साथ उसे कोलैप्स कर देता है। वैंगलिन सोचता है कि इन लोगों ने मिलकर एक 6th पैलेस के एम्पीरियन एक्सॉल्ट जितनी पावर इकट्ठा कर ली थी। वहां खड़े लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका अटैक कोई इजीली नहीं रोक पाएगा। तभी मैंशन के 9 अलग अलग हिस्सों से 9 बड़े एरोज आते हैं। हर एरो एक्सप्लोड होकर फिर से सैकड़ों एरोज में बदल जाता है। ये अटैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था और एक जायंट हैंड की तरह वैंगलिन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं है। वो बस सामने की तरफ पॉइंट करता है। सिर्फ एक पॉइंट करते ही पूरा वर्ल्ड वहीं रुक जाता है। वो एरोज हवा में मोशनलेस हो जाते हैं। लियू जिनब्याओ ये देखकर डर जाता है और बच बचकर आगे बढ़ता है कि कहीं ये एरोज अचानक मूव करके उसे इंजर ना कर दें। वैंगलिन कैजुअली बोलता है, ये एरोज मिलकर एक 7th पैलेस के एम्पीरियन एक्सॉल्ट की पावर तक पहुंचते हैं। तुम 9 लोगों की फाउंडेशन सच में डीप है। वैंगलिन अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए आगे बोलता है, तुम तीनों के बीच एक 10th पैलेस का असेंडेंट एम्पीरियन है और 2 7th पैलेस के एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स हैं। अगर तुम तीनों मिलकर अटैक करते हो तो तुम्हारी पावर पीक लेवल तक पहुंच सकती है। मैंने रास्ते में अभी तक किसी को मारा नहीं है, लेकिन अगर तुमने अटैक किया तो मैं खुद को नहीं रोकूंगा। उसके
उसकी आवाज सुनते ही 3 ओल्ड मैन सामने आते हैं। उनमें से एक असेंडेंट एम्पीरियन था जिसके बाल ब्लैक और व्हाइट थे। वांग लिन कामली बोलता है, मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है क्योंकि ली गुआंग बो ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन वो पर्सन जो अभी तक छिपा है बाहर क्यों नहीं आता? वांग लिन की आंखों से मॉन्स्ट्रस गोल्डन लाइट निकलने लगती है जो एक भयानक प्रेशर क्रिएट करती है। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि मैंशन के लोगों के बोझ टूटकर पीसेज में बिखर जाते हैं, यहाँ तक कि उन स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्ड मैन के बोझ पर भी क्रैक्स आ जाते हैं और असेंडेंट एम्पीरियन के बो की स्ट्रिंग राख बन जाती है। सब लोग डर के मारे रास्ता छोड़ देते हैं और सामने एक स्टोन रूम दिखता है। तभी एक पुरानी आवाज आती है और वहां से एक सफेद बाल वाला ओल्ड मैन गोल्डन रोप पहने बाहर निकलता है। वांग लिन अपना हुड उतार देता है और उसके स्नो व्हाइट बाल सबको दिखते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पिछले 1 साल में व्हाइट हेड असेंडेंट एम्पीरियन की र्यूमर्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी। लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने ग्रैंड एम्पीरियंस के बाद सबसे पावरफुल पर्सन पर अटैक करने की कोशिश की थी। वांग लिन उस ओल्ड मैन को देखते हुए कामली बोलता है, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। वांग लिन सोचता है इस बंदे ने 11th पैलेस पास कर लिया है और वो उन 13 लोगों में से एक है जो 12th पैलेस पर रुके हुए हैं। वो ली मैंशन को बाहर से ऑब्जर्व करता है जहां 2 असेंडेंट एम्पीरियंस और 11 एम्पीरियन एग्जॉल्ट्स मौजूद हैं। उसे ये देखकर एंसेस्ट्रल सिटी के चारों किंग्स की पावर का अंदाजा हो जाता है। फिर एक ओल्ड मैन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि उनके एंसेस्टर के बो शेल्फ से एक आवाज आई थी। इसका मतलब था कि वो बो पास ही है। वो बताते हैं कि ये बो बहुत पहले ली गुआंग को मिला था और फिर गायब हो गया था। शेल्फ की आवाज सुनने के बाद उन्होंने 2 गोल्डन एग्जॉल्ट्स को चेक करने भेजा था, लेकिन उनका बिहेवियर थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। वो कहते हैं कि ये बो उनकी ली फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वो ओल्ड मैन वांग लिन की आंखों में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि वांग लिन की आंखों से निकलने वाला सप्रेशन फोर्स बहुत पावरफुल है। वो डर जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि वांग लिन का प्रेशर झेलना आसान नहीं है और वांग लिन बिना कुछ बोले उस ओल्ड मैन को देखता रहता है। ओल्ड मैन अपने मन में सोचते हैं कि वांग लिन के नाम के साथ कोई झूठ नहीं जुड़ा है। ये वाकई ग्रैंड एम्पीरियंस के नीचे नंबर 1 के लायक है। उन्हें पहले लगा था कि र्यूमर्स शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं और वांग लिन सिर्फ सोल आर्मर की वजह से स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उसकी आंखें ही इतना प्रेशर बना सकती हैं। फिर वो ओल्ड मैन हाथ जोड़कर बोलते हैं कि उनका ली मैंशन पहले रेकलेस था। उन्हें लगता है कि व्हाइट हेड असेंडेंट एम्पीरियन जरूर सिटी में टाइटल सेरेमनी के लिए आए। वो वांग लिन को इनवाइट करते हैं कि वो उनके मैंशन में आराम करें और उनके लोग उन्हें एस्कॉर्ट करके रॉयल पैलेस तक ले जाएंगे। वो ये भी ऑफर करते हैं कि वांग लिन उनके एरो पवेलियन में जाकर उनके एंसेस्टर का एरो डाउ देख सकते हैं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि अपनी पुरानी गलती की भरपाई कर सकें। वो ओल्ड मैन वांग लिन के सामने झुक जाते हैं, लेकिन ली मैंशन में किसी को भी ह्यूमिलिएशन फील नहीं होता क्योंकि वो सब जानते हैं कि वांग लिन कितना स्ट्रांग है। प्योर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर सिर्फ पावर की इज्जत होती है। ली मैंशन के लोग जानते हैं कि अगर वो सब मिलकर भी अटैक करे तो वांग लिन को रोक नहीं पाएंगे। अगर वो वांग लिन को किसी तरह इंजर कर देते तो कोई ग्रैंड एम्पीरियन उनके सामने आ जाता, लेकिन अगर वांग लिन उन्हें मार देता तो कोई कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि उन चारों किंग्स को भी वांग लिन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है क्योंकि उसे फ्यूचर का 6th सन माना जाता है। वांग लिन ने तो असेंडेंट एम्पीरियन मिंग दाओ को भी सप्रेस कर दिया है। अगर ली मैंशन को पहले से पता होता कि वो बो वांग लिन के पास है तो वो उसे वापस मांगने की हिम्मत कभी नहीं करते। और तभी वांग लिन थोड़े अलग एक्सप्रेशंस के साथ एरो पवेलियन के बारे में पूछता है। उसे पहले ही उम्मीद थी कि ली मैंशन ऐसा कुछ करेगा। वो देख सकता है कि ओल्ड मैन की आंखों में डर के साथ साथ अपने एंसेस्टर के बो के लिए डिजायर भी है। वांग लिन अपना राइट हैंड ऊपर उठाता है और एक लाइट के साथ ली गुआंग बो उसके हाथ में आ जाता है। बो को देखते ही ओल्ड मैन और बाकी फैमिली मेंबर्स की आंखों में खुशी आ जाती है। उनमें से कुछ ने इसे पहले देखा था और कुछ के लिए ये नया था। फिर वांग लिन कामली बोलता है कि उसे अभी इस बो का कुछ काम है और जब सब खत्म हो जाएगा तो वो इसे वापस कर देगा। वो अपना हाथ हिलाता है और वो वेपन वापस उसकी बॉडी में गायब हो जाता है। ओल्ड मैन को सुकून मिलता है क्योंकि वांग लिन जैसे पावरफुल पर्सन ने अब प्रॉमिस कर दिया है और उसके बाद वांग लिन ली मैंशन में रुकने के लिए मान जाता है। उसे पता है कि उसका पुराना साथी एक्सयू लिगवो इसी सिटी में है, पर वो उसकी मेमोरी अनसील करने में जल्दबाजी नहीं करता। वो वहाँ रुककर एरो डाओ को ऑब्जर्व करता है और लियो जिनब्याओ भी वहाँ गेस्ट की तरह मजे करता है। जल्द ही 3 दिन निकल जाते हैं और तीसरे दिन दोपहर में बर्फ गिर रही होती है और तभी अचानक ली मैंशन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर अपीयर होता है। सब लोग बाहर निकलकर आसमान में देखते हैं जहाँ एक गोल्डन लाइट से एक एरोगेंट पर्सन बाहर निकलता है। उसने ग्रीन रोब पहनी होती है और उसके हाथ में एक स्क्रोल होता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि वांग लिन कहाँ है और वो एडिक्ट एक्सेप्ट करने बाहर क्यों नहीं आ रहा। वांग लिन पेविलियन के अंदर से ही ठंडी आवाज में बोलता है कि उसे वहीं से पढ़ दो। वो पर्सन चौंक जाता है क्योंकि वो एम्परर का मैसेज लाया था, लेकिन वांग लिन बाहर तक नहीं आता। वो थोड़ा गुस्सा होता है लेकिन अपनी नाराजगी छुपाकर एडिक्ट पढ़ने लगता है। वांग लिन सिर्फ काम की बात सुनता है जहां उसे अगले 7 दिनों में सेलेस्टियल पेवल्स आने को कहा जाता है। ये टाइटल सेरेमनी एक फॉर्मेलिटी होती है जहां एम्परर खुद टाइटल देते हैं और एसेंडेंट एम्पीरियंस को ब्लेसिंग मिलती है। वो ग्रीन रोब वाला आदमी मैसेज पढ़कर वहां से चला जाता है। वांग लिन शांति से सोचता है कि
लियान दाउजेन इस सेरेमनी में क्या करेगा और उसे वहाँ मैडमैन भी देखना है। टाइटल सेरेमनी का दिन आता है और सुबह से ही सिटी के बड़े कल्टीवेटर्स और ऑफिशियल्स जमा होने लगते हैं। व्हाइट हेड एसेंडेंट एम्पीरियन के बारे में सुनकर 10,000 से ज्यादा कल्टीवेटर स्क्वायर में इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग ट्रांसफर अरे से वहाँ पहुंच रहे होते हैं। वहाँ स्क्वायर के बाहर ब्लैक आर्मर पहने 100,000 सोल्जर्स की रोज खड़ी होती है। इन सोल्जर्स से एक मॉन्स्टरस किलिंग इंटेंट और कोल्डनेस निकल रही होती है। वहाँ 9 काले डोर्स होते हैं जिनसे एक पावरफुल प्रेशर फील होता है और तभी वहाँ वैंगलिन अपीयर होता है। उसके व्हाइट हेयर हवा में उड़ रहे होते हैं और वो दिखने में यंग लगता है, लेकिन उसके दिल में थकान होती है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पीछे टेल ऑफ टाइम दिखने लगती है। वो दूर खड़े हजारों लोगों और बड़े पैलेस को देखता है। तभी टेंपल से एक कोल्ड आवाज आती है और वो ग्रीन कपड़े वाला ओल्ड मैन वैंगलिन का नाम पुकारता है। वो बोलता है कि हर असेंडेंट एम्पीरियन को एम्परर खुद टाइटल देते हैं, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट होता है जो ये 9 डोर्स है। वो कहता है कि एक बार वैंगलिन इन डोर्स से गुजरकर उसके सामने आ जाएगा तो सेरेमनी शुरू होगी। वहाँ एम्परर खुद होंगे और इंपीरियल टीचर उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। वैंगलिन शांत खड़ा रहता है क्योंकि वो इस टेस्ट के बारे में पहले से ही जानता था। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि असेंडेंट एम्पीरियंस को सेलेस्टियल एंसेस्टर ने खुद रिकॉग्नाइज किया था और उन्होंने 10th पैलेस पास किया था और वो डोर्स सिर्फ एक शो ऑफ इंपीरियल पावर थे, इसलिए कोई भी उन्हें आसानी से पार कर सकता था। फिर वैंगलिन की नजरें उन 9 डोर्स से होते हुए उन 100,000 ब्लैक आर्मर्ड सोल्जर्स पर जाती हैं जो उसे कोल्ड आइज से देख रहे थे। लेकिन वैंगलिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर इन 9 डोर्स में कोई हिडन डेंजर हुआ तो वैंगलिन बिल्कुल शांत नहीं रहने वाला था। और वैंगलिन शांति से पहले डोर की तरफ वॉक करता है और उसकी मूवमेंट धीमी थी। और तभी जब वो पहले डोर में एंटर करने वाला था, वो 100,000 ब्लैक आर्मर्ड सोल्जर्स एक और बार रोर करते हैं और उनकी बॉडी से एक मॉन्स्ट्रस किलिंग इंटेंट निकलकर एक इनडिस्क्राइबेबल फोर्स बनाती है जो वैंगलिन पर अटैक कर देती है। और ये किलिंग इंटेंट उन 100,000 लोगों की स्लॉटर और उनके आर्मर से आ रही थी, जिससे वैंगलिन को फील होता है कि वो उन 9 डोर्स को नहीं बल्कि एक स्लॉटर सेलेस्टियल को फेस कर रहा है। और ये फील करके वैंगलिन हैरानी से सोचता है, तो ये 9 डोर्स का टेस्ट कल्टिवेशन का नहीं बल्कि किलिंग इंटेंट का है, तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और वैंगलिन की आंखें चमकती हैं और वो उन्हें धीरे धीरे क्लोज कर लेता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी थंडर एसेंस ट्रू बॉडी से स्लॉटर थंडर की पावर रिलीज हो जाती है। और ये फोर्स सिर्फ वैंगलिन के 100 फीट के एरिया में थी, पर इसकी वजह से उन 9 डोर्स के पैसेज में लाउड रंबलिंग्स होने लगती हैं। और तभी वो पैसेज अचानक 100 फीट पीछे पुश हो जाता है, जैसे वो वैंगलिन की किलिंग इंटेंट के सामने रिट्रीट कर रहा हो। और वैंगलिन आगे बढ़ता रहता है और उसके हर स्टेप के साथ वो 100 फीट की किलिंग इंटेंट भी उसके साथ मूव करती है। और पैसेज लगातार पीछे पुश होता रहता है और अंदर खड़े ब्लैक आर्मर्ड सोल्जर्स भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। और वैंगलिन बिना रुके 100,000 फीट आगे बढ़ जाता है और बाकी बचे 8 डोर्स के सामने वाला ब्लैक पैसेज उसके पुश करने से अनस्टेबल हो जाता है। और तभी उस पैसेज में से ब्लैक आर्मर्ड सोल्जर 3rd बार रोर करता है और एक ब्लैक लाइट वहां टेंपल के सामने एक ब्लैक टाइगर में बदल जाती है जो वैंगलिन पर अटैक करने आता है। और तभी वैंगलिन गुस्से में चिल्लाता है, तुम सब पीछे हटो। और उसके फेस पर हेवनली बुल टैटू फ्लैश होता है और वो अपने राइट हैंड से एक पंच मार देता है और सोल आर्मर गायब हो जाता है। और उसके उस अटैक से वर्ल्ड हिल जाता है और टाइगर शैडो वहीं पर तबाह हो जाती है और बाकी बचे 8 डोर्स का ब्लैक पैसेज भी तबाह हो जाता है। और तभी सभी 100,000 ब्लैक आर्मर्ड सोल्जर्स इंजोर हो जाते हैं और ब्लड कॉफ करके पीछे गिर जाते हैं। फिर वैंगलिन उन 100,000 सोल्जर्स को ध्यान से देखता है और वो शांति से उन बाकी 8 डोर्स से गुजरकर सेलेस्टियल डाउ टेंपल के सामने आ जाता है और उसकी नजरें पीछे हट रहे उस ग्रीन कपड़े वाले ओल्ड मैन पर ही टिकी होती हैं। और वैंगलिन किलिंग इंटेंट के साथ बोलता है, तुम भी मेरे सामने से पीछे हटो। ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन की आंखों में पैनिक भर जाता है और फिर वो सबके सामने पीछे की तरफ कुछ स्टेप्स लेता है और उसका चेहरा हरा पड़ जाता है। और वो एम्बैरेसमेंट से गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि वैंगलिन यहाँ अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन 3 स्टेप्स के बाद वो रुक जाता है और वैंगलिन की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाने लगता है। लेकिन ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि वैंगलिन उसके सामने आ जाता है और वैंगलिन अपना राइट हैंड उठाता है, उस ओल्ड मैन के कपड़ों को पकड़ता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। और तभी वो ओल्ड मैन एक दर्द भरी आवाज निकालता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे किसी इनविजिबल पाम ने उस पर अटैक कर दिया हो और वो कई 100,000 फीट दूर जाकर गिरता है। फिर वैंगलिन रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है। वैंगलिन सेलेस्टियल एम्परर को ग्रीट करता है और वैंगलिन सेलेस्टियल दाओ टेंपल के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि ये जगह अभी भी इंपीरियल पैलेस थी और सामने वाला इंसान सेलेस्टियल एम्परर था, तो जो रिस्पेक्ट उसे दिखानी थी वो अभी भी जरूरी थी। और आसपास खड़े 10,000 कल्टीवेटर्स और 100,000 सोल्जर्स की नजरें वैंगलिन पर फोकस हो जाती हैं और वो सब चुपचाप सोचते हैं और ठंडी नजरों से वैंगलिन को देखते हैं। और तभी 4 किंग्स में से ली मैंशन को छोड़कर बाकी 3 फैमिलीज वैंगलिन को अलग तरह से देखती हैं। खास तौर पर 3 एंसेस्टर्स वैंगलिन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हेल्पलेस नजरों से देखते हैं और वैंगलिन के हाथ जोड़ने के बाद आसपास की जगह बिल्कुल शांत हो जाती है।
लेकिन काफी देर बाद सेलेस्टियल दाओ टेम्पल से एक शांत आवाज आती है। सेलेस्टियल एम्परर शांत आवाज में बोलता है, तुमने टाइटल सेरेमनी के इंचार्ज ऑफिशियल को हटा दिया है, अब ये कैसे कंटिन्यू हो सकती है। और इन शब्दों के गूंजते ही सेलेस्टियल दाओ टेम्पल का दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाता है, जिसके अंदर एक ह्यूज ड्रैगन थ्रोन पर रॉयल रोब पहने एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा था। उसका एक हाथ उसकी चिन के नीचे था और बिना गुस्सा किए भी उसकी बॉडी से एक प्रेशर वाला ऑरा निकल रहा था। और उस मिडिल एज्ड आदमी के पास एक रफ कपड़े पहने यंग मैन खड़ा था, जिसके हाथ में 2 पर्पल बीड्स घूम रहे थे और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो बहुत ही जेंटल नजरों से वैंगलिन को देखता है। लेकिन इस नजर की वजह से वैंगलिन का ब्लड जमने लगता है और उसे लगता है जैसे वो किसी ट्रांस में चला गया हो। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन वो जल्दी ही रिकवर हो जाता है और अपनी आंखें छोटी करके उस यंग मैन को देखता है। और तभी उस यंग मैन की आंखों में शॉक दिखता है और वो स्माइल करते हुए वैंगलिन को नॉट करता है। फिर वैंगलिन चौंक कर सोचता है, इंपीरियल टीचर शंग वेंदाओ। ये नाम वैंगलिन के माइंड में आता है जब वो उस यंग मैन को देखता है, क्योंकि भले ही वो उससे कभी नहीं मिला था, लेकिन कोई ऐसा जो सिर्फ एक नजर से उसे रीइंकार्नेशन में डुबा दे, वो सिर्फ इंपीरियल टीचर ही हो सकता था। और ड्रैगन थ्रोन पर बैठा सेलेस्टियल एम्परर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जब वैंगलिन ने उसे एम्पीरियन ट्रायल में देखा था, लेकिन उसकी पावर और प्रेशर अब कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे, जैसे इस वर्ल्ड की हर चीज उसकी नजर के सामने घुटने टेक दे। सेलेस्टियल एम्परर शांत होकर बोलता है, छोड़ो इसे, तुम नंबर 1 असेंडेड एम्पीरियन हो और उस स्लेव ने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की। मैं इस बात को तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं करूंगा। शंग वेंदाओ, तुम इस टाइटल सेरेमनी को आगे बढ़ाओ। शंग वेंदाओ हल्के से बो करते हुए बोलता है, हाँ, और वो रफ कपड़े पहना यंग मैन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ता है और वैंगलिन कोल्ड आइस के साथ सोचता है ये वही है। और जब वो यंग मैन वैंगलिन के पास से गुजरता है तो वो स्माइल करता है और उसे नॉट करता है और फिर वो स्क्वायर में खड़े 10,000 कल्टीवेटर्स को देखता है। इंपीरियल टीचर शंग वेंदाओ राइट हैंड स्काई की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं इस टाइटल सेरेमनी को चलाऊंगा। अगला स्टेप सेलेस्टियल डाओ को ओपन करने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस करना है। और इसके साथ ही एक रेड लाइट की रे दूर आसमान में उड़ जाती है और तभी पैलेस के 99 कॉर्नर से बहुत खतरनाक दहाड़ सुनाई देती है, जो बिल्कुल मरने से पहले बीस्ट की चीख जैसी लग रही थी। और इसके तुरंत बाद पैलेस से 99 ब्लड पिलर्स आसमान की तरफ निकलते हैं और वॉन्गलिन साफ देख सकता था कि उन 99 ब्लड पिलर्स के अंदर 99 अलग अलग बीस्ट सोल्स थी। और वॉन्गलिन शांत होकर सोचता है, सेलेस्टियल को ब्लड सैक्रिफाइस देना, 99 बीस्ट्स को मारना और उनके ब्लड का यूज करके एथीरियल सेलेस्टियल दाओ को ओपन करना। और वो 99 ब्लड पिलर्स आसमान में जाते हैं, जिससे पूरा स्काई ब्लड कलर्ड हो जाता है। और तभी एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के अंदर इतनी केओस थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाता है। और ब्लड पिलर्स के अंदर की बीस्ट सोल्स शांति से दहाड़ती हैं और वॉइड में गायब हो जाती हैं, जिसके बाद पूरा इंपीरियल पैलेस बिल्कुल शांत हो जाता है। और इस वक्त सिर्फ यही जगह शांत नहीं थी, बल्कि पूरे सेलेस्टियल क्लैन के सारे सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर्स भी इंपीरियल पैलेस के ऊपर स्काई को देख रहे थे, क्योंकि इस ब्लड सैक्रिफाइस से एक फॉरेन स्पिरिट को यहां बुलाया जाता था, जिसे सेलेस्टियल एम्परर मार देता था और फिर उसका ब्लड पूरे पैलेस में फैल जाता था और उसकी सोल को रिफाइन करके एक ट्रेजर बनाया जाता था जो उस एसेंडेंट एम्पीरियन को मिलता था। वॉन्गलिन इस सेरेमनी की डिटेल्स जानता था, इसलिए वो बिल्कुल भी चौंक नहीं रहा था। और एक कल्टीवेटर एक्साइटमेंट से बोलता है, मुझे लगता है कि इस व्हाइट हेड एसेंडेंट एम्पीरियन को किस तरह का फॉरेन बीस्ट मिलेगा। और दूसरा कल्टीवेटर याद करते हुए बोलता है, पिछली बार जब एसेंडेंट एम्पीरियन मिंग दाओ का ब्लड सैक्रिफाइस हुआ था तो एक स्वॉर्ड शेप्ड स्पिरिट निकली थी, जिसे सेलेस्टियल एम्परर ने एक पावरफुल स्वॉर्ड में बदल दिया था। तीसरा कल्टीवेटर सोच में पड़कर बोलता है, ये सब लक की बात है, देखते हैं इस वॉन्गलिन का लक कैसा होगा। आसपास के सारे कल्टीवेटर्स ऊपर देखते हैं और अपने माइंड में अलग अलग बातें सोचने लगते हैं। और तभी उस ब्लड कलर्ड स्काई में एक डार्क वॉर्टेक्स से लायन जैसा बीस्ट उड़कर बाहर निकलता है। उसकी आंखें रेड थीं और उसकी नेक पर बहुत इंजरी थी और उसकी एक दहाड़ के साथ गोल्डन ब्लड की एक बूंद नीचे गिरती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अननोन वॉइड में बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से इस वॉर्टेक्स से उसे यहाँ खींच लिया। उसको देखते ही नीचे खड़े हजारों कल्टीवेटर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हेवन लायन बीस्ट, ये तो वही हेवन लायन बीस्ट है जिसे सेलेस्टियल एंसेस्टर ने सील किया था। एक ओल्ड कल्टीवेटर सीरियस होकर बोलता है, सुना है कि हेवन लायन कॉन्टिनेंट एक हेवन लायन एम्परर से बना था। इस बीस्ट के गोल्डन बाल नहीं है, इसलिए ये एम्परर तो नहीं है, लेकिन ये एक एडल्ट बैटल लायन जरूर है। सबके चिल्लाने के बाद भी इंपीरियल टीचर शांग श्वंदा दाओ बिल्कुल शांत था, जैसे वो पहले से जानता था कि ये हेवन लायन ही बाहर आएगा। शांग श्वंदा दाओ शांत आवाज में सोचता है, एंसेस्टर का बनाया हुआ सील किसी भी पावरफुल फॉरेन बीइंग को यहाँ आने से रोकता है। अगर ये लायन इंजर्ड नहीं होता तो ये यहाँ कभी नहीं आ पाता। इस वॉन्गलिन का लक सच में अच्छा है। और तभी आसमान से एक खतरनाक दहाड़ आती है जो किसी का भी दिल दहला सकती थी और वीकर कल्टनेटर्स डर के मारे कांपने लगते हैं। ये उस लायन की दहाड़ थी जो नेक पर इंजर्ड होने के बावजूद वॉर्टेक्स से बाहर आ गया था। वो इस अनजान जगह को देखकर पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर पैनिक में आ जाता है और वापस वॉर्टेक्स के अंदर से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वॉन्गलिन के कान के पास से सेलेस्टियल एम्परर की ठंडी आवाज आती है, एक हेवन लायन बीस्ट। और इसके साथ ही सेलेस्टियल एम्परर अपना एक हाथ हिला देता है।
जिससे एक 5 कलर्ड फ्लेम बाहर निकल आती है। ये फ्लेम एक बहुत पावरफुल हीट वेव छोड़ते हुए सीधा हेवनली लैंड बीस्ट की तरफ अटैक करती है और देखते ही देखते वो 5 कलर्ड फ्लेम एक बड़े आग के समुद्र में बदल जाती है और उस इंजर्ड हेवन लायन बीस्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। उस बीस्ट की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और उसके अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलकर पूरे स्काई पैलेस में गिरने लगता है। ये देखकर आसपास के सारे कल्टीवेटर्स डर जाते हैं और जल्दी ही सेलेस्टियल डाओ टेम्पल के बाहर खड़े सारे कल्टीवेटर्स अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। सारे कल्टीवेटर्स एक साथ चिल्लाते हैं, माय एम्परर सेलेस्टियल माइट, और उन हजारों लोगों की आवाज एक थंडर की तरह पूरे पैलेस में गूंज जाती है और सेलेस्टियल एम्परर की पावर पूरे सेलेस्टियल क्लैन के सामने डिस्प्ले हो जाती है। और वैंगलिन चुपचाप सोचने लगता है, क्योंकि वो भी उस इंजर्ड हेवन लायन बीस्ट को मार सकता था, लेकिन सेलेस्टियल एम्परर की तरह इतनी आसानी से नहीं। उसे अपना सोल आर्मर यूज करना पड़ता और यहाँ तक कि अपने अवतार से भी कुछ पावर लेनी पड़ती। वैंगलिन काम एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, ग्रैंड एम्पीरियन, और तभी आग का वो समुंदर गायब हो जाता है और आसमान से एक सफेद बाल, व्हाइट हेयर, नीचे गिरने लगता है। उस सफेद बाल को देखते ही इंपीरियल टीचर की आंखें छोटी हो जाती हैं और सिर्फ वही नहीं बल्कि ड्रैगन थ्रोन पर बैठा सेलेस्टियल एम्परर भी अचानक से ऊपर देखता है और उस गिरती हुई व्हाइट हेयर को देखकर उसकी आंखों में सरप्राइज आ जाता है। सेलेस्टियल एम्परर चौंक कर सोचता है, एक व्हाइट हेयर जिसे मेरा एक्सट्रीम फायर डाव भी नहीं जला सका, ये चीज। और तभी वैंगलिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, क्योंकि इस व्हाइट हेयर ने उसे एक फेमिलियर फीलिंग दी थी, लेकिन ये फीलिंग एक इल्यूजन की तरह तुरंत गायब हो जाती है और वैंगलिन बिना किसी हेजिटेशन के स्काई की तरफ चार्ज कर देता है। और तभी टेम्पल में बैठा सेलेस्टियल एम्परर भी वॉइड की तरफ अपना हाथ उठाता है, जिससे 5 कलर्ड फायर का बना एक जायंट हाथ बाहर निकलता है और उस व्हाइट हेयर की तरफ बढ़ने लगता है। वैंगलिन सेलेस्टियल एम्परर से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो 5 कलर्ड फायर पाम उस हेयर के सामने आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो 5 कलर्ड फायर पाम कांपने लगता है और वो हेयर उसे पेनिट्रेट करके नीचे गिरती रहती है। ये सबने देखा था और वैंगलिन बिना रुके उस हेयर के पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वैंगलिन पीछे मुड़कर बो करते हुए बोलता है, इस ट्रेजर को देने के लिए सेलेस्टियल एम्परर का बहुत शुक्रिया। और तभी एक सफेद बाल वैंगलिन के बालों में गिर जाता है और ये फीलिंग इतनी परिचित थी कि वैंगलिन को ऐसा लगता है जैसे ये बाल उसकी अपनी ही बॉडी का एक हिस्सा हो और ये बाल एक ऑर्डिनरी बाल की तरह दिख रहा था जो हवा के एक झोंके से उड़ सकता था। कुछ देर शांति रहने के बाद सेलेस्टियल एम्परर की आवाज गूंजती है और वो शांत होकर बोलते हैं कि ये वो अवार्ड नहीं है जो वो वैंगलिन को देना चाहते थे, लेकिन अगर उसे ये पसंद है तो वो इसे रख सकता है। और वैंगलिन उनका थैंक्स करता है क्योंकि सेलेस्टियल क्लैन के सभी बड़े लोग ये सेरेमनी देख रहे थे। और तभी इंपीरियल टीचर शंक व्यांदाओ सीरियस होकर बोलते हैं कि अब ब्लड सैक्रिफाइस खत्म हो गया है और टाइटल सेरेमनी का आखिरी स्टेप शुरू होता है और वो बताते हैं कि वैंगलिन को कोई भी 3 बार चैलेंज कर सकता है और उन चैलेंजेस के बाद ही उसे टाइटल मिलेगा। और तभी चारों मेंशंस के एंसेस्टर्स ऊपर देखते हैं जो सभी असेंडेंट एम्पीरियंस थे और उनमें से एक रेड रोब पहना हुआ बुढ़ा आसमान में फ्लाई करके आ जाता है और वैंगलिन से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और वो बुढ़ा ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है कि वो पहला चैलेंजर है और उसे पॉइंटर्स चाहिए। और वो बुढ़ा आसमान में ही बैठ जाता है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लैक गैस निकलने लगती है और वो गैस एक बड़ी ब्लैक शैडो में बदल जाती है जिसने ब्लैक आर्मर पहना था। और तभी वो बुढ़ा ब्लड थूकता है जो फॉग बनकर उस शैडो में एंटर कर जाता है और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और वो ब्लैक शैडो अपने हाथ में एक लॉन्ग लैंड्स उठाती है और सीधा वैंगलिन पर अटैक कर देती है। और वैंगलिन समझ जाता है कि ये बुढ़ा 4 किंग्स में से एक है और वो डरता नहीं है और उसके फेस का हेवनली बुल टैटू उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और तभी वैंगलिन एक पावरफुल पंच मारता है जो सीधा उस लैंस से टकराता है और वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो ब्लैक शैडो टूटकर बिखर जाती है। और ये देखकर वो ओल्ड मैन पेल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने फोरहेड पर हिट करके अपनी लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस कर देता है। और तभी वो ब्लैक गैस फिर से इकट्ठा होती है और एक वॉर हॉर्स में बदल जाती है और वो हॉर्स उस ब्लैक शैडो को लेकर तेजी से वैंगलिन पर अटैक करने लगता है और वैंगलिन की कोल्ड आइस और भी सीरियस हो जाती हैं और वो अपना हाथ अपने सर पर रखता है और हेडबट करने के स्टाइल में आगे की तरफ फोर्स लगाता है और वो शांत होकर बोलता है, हेवनली बुल चार्ज। और तभी उसके पीछे एक जायंट हेवनली बुल शैडो अपीयर हो जाती है और वो उस ब्लैक शैडो और हॉर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो फोर्स इतनी पावरफुल थी कि वो सीधा इंपीरियल टीचर शैंग ज़ुएन दाओ की तरफ बढ़ने लगती है और इंपीरियल टीचर बिल्कुल काम रहते हैं और अपनी एक फिंगर आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही वो उसे टच करते हैं वो बुल शैडो इंस्टेंटली गायब हो जाती है और वो काम होकर बोलते हैं कि नल एक तरह का ग्रैंड डाओ है जिसमें हर चीज खत्म होकर 0 हो जाती है। और वैंगलिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इंपीरियल टीचर का लेवल बहुत ही हाई था। और वो बूढ़ा चैलेंजर बिटर स्माइल के साथ वैंगलिन को रिस्पेक्ट देता है और वापस चला जाता है। और तभी इंपीरियल टीचर दूसरे चैलेंजर को बुलाने ही वाले थे कि अचानक आसमान में एक गुस्से वाली आवाज गूंजती है और कोई चिल्लाता है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इस किंग को किसी ने इन्वाइट नहीं किया। और तभी वहां लोगों का एक क्राउड आ जाता है। इन सबको लीड करने वाला एक फ्लावर शर्ट
पहना हुआ यंग मैन था जिसके हाथ में एक फैन था और वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। और उसके साथ शिवली गुओ यानी लिटिल रेड भी था जिसका फेस डर से पेल हो गया था। और वो फ्लावर शर्ट वाला यंग मैन यानी मैडमैन डाउ फेई बहुत एरोगेंट था और वो मैडमैन चिल्लाता है कि लिटिल रेड ने ली मैंशन में जो मैजेस्टी दिखाई थी वो दिखाए, वरना वो उसे पनिश करेगा। और वो शिवली गुओ को एक किक मारता है और शिवली गुओ इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखकर डर जाता है और ब्लड थूककर डेड होने का नाटक करने लगता है। और मैडमैन को लगता है कि शायद वो सच में डेड हो गया है और वो उसे भूलकर एरोगेंट तरीके से आगे बढ़ने लगता है। और सभी कल्टीवेटर्स उसे रास्ता देते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी वो मैडमैन उस ओल्ड मैन लुओ के पास रुकता है जिसने वैंगलिन से फाइट की थी। और वो मैडमैन गुस्से में बोलता है कि उसके दोस्त को किसने मारा है। और वो इंपीरियल टीचर की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि ये बूढ़ा जवान दिखने का नाटक कर रहा है, इसी ने बुली किया होगा। और वो इंपीरियल टीचर का गला दबाने के लिए आगे भागता है, लेकिन उसके पीछे आने वाला यूथ उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो डर गया था। और मैडमैन उसे जमीन पर ड्रैग करते हुए आगे बढ़ता है। और वैंगलिन ये सब देखकर कॉम्प्लिकेटेड फील करता है क्योंकि उसका पुराना दोस्त उसे पहचान नहीं पा रहा था। और तभी सेलेस्टियल एम्परर की आवाज आती है जो मैडमैन को डाउ फेई गिरकर बुलाते हैं और वो हेल्पलेस होकर बोलते हैं कि आज उसके बेनिफैक्टर की टाइटल सेरेमनी है और उसे ग्रीट करना चाहिए। और ये सुनकर मैडमैन शॉक्ड हो जाता है और बेनिफैक्टर वर्ड पर हैरान होता है।